खबर में खुश आमदेद, मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। इलेक्शन मुलतवी कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन है? और अगर तौहीन है या ये आइन से इनहराफ है, ये क्या इस पर कौन सा कानून नाफिज हो सकता है? इस पे बात करेंगे। मुख्तलिफ माहिर कानून हमारे साथ होंगे। जजेस के खिलाफ ऑडियो लीक्स पर नून लीग बिल्कुल कोई इस पर रिएक्ट नहीं कर रही, तो मुझे कभी कभी लगता है पट्टी साहब इसको इंडस्ट्री का दर्जा क्यों ना दे दीजिए, बल्कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दे, ऑडियो वीडियो लीक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये क्या सिलसिला है, ये अपने माहिरीन से हम ये भी बात करेंगे इस पर क्या सज़ाएँ हो सकती हैं अगर हम कानून को नाफिज करें। मजीद 2% शरह सूद बढ़ने से कितने लाख अफराद बेरोज़गार होंगे, ये शर्त भी रख दी IMF। यूँ हमारी बाजू मरोड़ रहा है भट्टी साहब कि लगता है कि अब एक टक की आवाज़ ही आनी है बाजू तोड़ने में, पता नहीं क्या हमसे करवाना चाहते हैं। मगर पहले तो इलेक्शन पे आ जाएं। दुनिया हैरान है, अंगुश्त बददगां है, क्या है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह सब आपको हैरत क्यों है? आइन कहता था 90 दिन में इलेक्शन होंगे, यकीनन ये सच है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का 5 रुकनी बेंच का हुक्म था, लेकिन हुकूमत नहीं मानती। भाई आप कौन होते हैं इस मुल्क में? आइन और अदालतों को माजी में भी हमले होते रहे, और मौजूदा कुछ लोगों का तो हिस्ट्री है कि आइन को पाँव तले रोंदना। देखिए ना, कल जॉइंट सेशन का पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया ये नहीं हो सकता, 2 सूबे कबूल नहीं करेंगे। शाम को सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने तमील हुक्म की। वादिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था कि तमाम अदारे पाबंद हैं। अब वो जवाब क्या पेश कर रहे हैं कि फिनांस डिपार्टमेंट ने कहा, जिसका मिनिस्टर कौन है? इसहाक डार। वजीर दफा ने कहा कौन है? वो ख्वाजा आसफ। एक सवाल तो काजी साहब देखें, मेरी बात माफी चाहता हूँ, इत्तेहाद हसन ठीक कहते हैं ये अदारों के लाडले हैं, ये आइन शिकनी करे, कानून तोड़ें, तौहीन अदालत करें, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, 10 या 9 को रात को अगर लग सकती थी, अदालत लगनी चाहिए। जज साहबान जो करते हैं। कल जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, जो आईनी माहिरीन कहते हैं जस्टिस शाहिद उस्मानी, एतजाज एहसन साहब, सलमान राजा, अली जफर, ABCD, मैंने कोई एक आईनी माहिर नहीं देखा जो कहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई एक सिंगल नहीं। भट्टी साहब, मैं इसी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो एलिजिडली जो सिविल गवर्नमेंट है, क्या इसने आइन सस्पेंड कर दिया है? हम समझे कि अमली तौर पर आइन अब इस मुल्क में नहीं है। आइन वही है जो चीफ एग्जीक्यूटिव बोलेंगे या उनके नीचे जो इदारे हैं उनके कहने पे मुबैना तौर पर। अगर मुल्क में आइन होता, अगर होता, फिर नहीं है क्या मतलब? क्या समझे? अर्ज ये है, अगर आइन होता, सिविलियन मार्शल लॉ है, अगर आइन होता, मेरी अर्ज करने का मुझे मौका दे दें। चीफ इलेक्शन कमीशन कल ये अनाउंस ही नहीं कर सकता था इलेक्शन मैंने 30 अप्रैल को नहीं 8 अक्टूबर को कराने हैं, और तुझे ख्वाब आ गई कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे। हो सकता है इससे 10 गुना वर्ष हो जाए। वो तुम 6 महीने में एतजाज ऐसा सब के बकौल 1 मिनट आगे नहीं जा सकते। तमाम जज साहबान जिन्होंने सुना, किसी एक ने नहीं कहा कि 1 दिन आगे जा सकते हैं, उसने 6 महीने डेट आगे कर दी। तो भाई तुम होते कौन हो? तुम अगर चीफ इलेक्शन कमीशन हो तो आइन के दिए हुए इख्तियार, तुम्हारा काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है ये। लेकिन ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कमीशन मुलतवी कराने का काम करता है। मैंने हमेशा सुना था जिंदगी में, जिसको भी इलेक्शन कमीशन लगाया जाता था इसका काम था इलेक्शन कराना। ये वाहिद इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है जो इलेक्शन मुलतवी करने पर ज़्यादा मेहनत करते हैं बजाय बानिस्बत के साफ शफाफ इलेक्शन कराने के। तो काजी साहब, अगर आइन होता तो क्या चीफ कल इलेक्शन कमीशन इसे मंसूख कर सकता था? वही जिद मानी जो मरियम नवाज की थी, अक्टूबर में कराएंगे। भाई आपको क्या गारंटी देते हैं? अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो एक तरीका है, किसी तरीके से बाबर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून को PTI से ज़्यादा पॉपुलर करवा दो। नहीं, छोटा सा काम भी आप भी तो नहीं कर सकते ना। बज़ाहिर बादी नज़र में अभी तक तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन इमरान खान ने कल जो तकरीर की है, बहुत सारी एविडेंस उस तरफ जा रही है। कल क्या होता है, मैंने कल की कभी प्रेडिक्शन नहीं करता। इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था बड़े खौफनाक हैं वो। उस ऑपरेशन में जो इमरान खान के घर हुआ जमान पार्क में, क्या कहते हैं काई साहब, भट्टी साहब, वो मेरा उकाब गया SSP, कैसे उसने इमरान का दरवाजा तोड़ा। बदकिस्मती देखे कि इमरान खान के बगल बच्चे जो इमरान खान के साथ होते हैं, उस बंदे का नाम ही नहीं लिखा FIR में।
कोई बात नहीं, बीच में डबल एजेंट भी होते हैं। शुएब शाहीन अच्छा, साहब कवे और उकाब की बात होती है इमरान खान के घर रेड करने वालों के लिए। कवे और उकाब, ये उकाब जाएगा तख्ता उड़ा देगा इमरान खान का। अगर गेस्ट है तो मैं माफी। शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद बार, जनाब थैंक यू वेरी मच। शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइए कि आई थिंक सिविलियन गवर्नमेंट में जो अकेबल होता है वो हो रहा है, और मैंने भट्टी साहब से सवाल किया था, आपसे भी पूछता हूँ, क्या ये जो एलेक्टेड गवर्नमेंट है ये इसने आइन के एक लिहाज से यानी गैर एलानिया तौर पर सस्पेंड हो गया है, या क्या मामला है, या ये न्यू नॉर्मल है? हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आप इनके करतूत देखते जाएं, आप इनके किरदार देखते जाएं, लोग सामने आते जा रहे हैं, खुद ब खुद नज़र आ रहा है। इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, और बदकिस्मती यह है कि तमाम मुख्तदर तबके और हल्के इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तमाम इंस्टीट्यूशंस, हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, पेमरा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिवाय इमरान खान और PTI के, सारे एक नहज पे हैं, वन पेज पे हैं इस मुल्क को डुबाने में। देखें, ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ था, बांग्लादेश बना था, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, 168 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान के पास, उसकी पार्टी के पास 168 थी। उसको जो इजलास बुलाया गया था वहाँ उसको मुलतवी कर दिया, और उसका फिर क्या अंजाम हुआ आपके सामने ही है, और 86 वाली सीट वाले को इक़्तिदार दे दिया गया। इसी तरह अगर आप देखें, शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था। वो तो कहते थे ना गद्दार है, अगर वो गद्दार था तो फिर फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी। उस वक्त की जो हुक्मरान थे उन्होंने उसको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया था। आज एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की मेजॉरिटी, आप उसको 70% कहें, 80% कहें, 90% कहें, उनका इन मुख्तदर तबकों और हल्कों ने जो 75 साल में इस मुल्क का अंजाम किया है उनके सख्त मुखालिफ हो गए हैं। उनको अवेयरनेस पैदा हो गई है, और साथ वो इमरान खान के बैक पे खड़े हो गए हैं। अब ये जो अवेयरनेस है, ये जो पब्लिक की एक शऊर है और आगाही है, वो इनके लिए वबाल की जान बन गई है, और जिसकी वजह से अब ये इलेक्शन से घबरा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने माजी में ज़िमनी इलेक्शंस में ये देख लिया कि जितनी भी धांधली करें, जितना अपनी फोर्स का इस्तेमाल करें, उसके बावजूद वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना पड़ा, सुओ मोटो भी और पिटीशन भी फाइल की, फिर सुप्रीम कोर्ट पे वो हमला आवर हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम पैदा कर दी गई। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन आखिरी उम्मीद, जो वाहिद जो होप है हमारे लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये हरकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTM की जमातें, और जो अपने आप को पीपल्स पार्टी वाले खालिक के आइन कहते थे और गोल्डन जुबली बना रहे हैं, तो क्या उस गोल्डन जुबली के मनाने का और आज सिविल एजाज़ात और दूसरे एजाज़ात देने का कोई फ़ायदा है कि अगर आपने प्रैक्टिकली आइन को मुअत्तल कर दिया, आइन को एब्रोगेट कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए, लोगों को उठाओ, जेलों में डालो, उनको नंगा करो, तशद्दुद करो, साथियों को उठाओ, वकीलों को उठाओ, जिसका जो दिल करे वो करते चले जाएं। अब तो उनको अदालतों का डर खौफ भी नहीं रहा। अच्छा शुएब साहब, मैं रोकूंगा नहायत अदब एहतराम से। हम जैसे लोग भी शायद गुमराह हो गए। आप जैसे साहिब इल्म एतजाद हसन साहब, अली सलमान राजा साहब और दूसरे जस्टिस साइक उस्मानी, वो सब हमें कहते रहे कानून में, आइन में लिखा है 90 दिन इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की दूली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब तो उन्होंने कर दिया है। क्या किसी पे तौहीन अदालत लगेगी, या इन लाडलों को फिर कोई रेस्क्यू कर लेगा? क्या वुकला इसमें यूनिट अदालतों के साथ खड़े होंगे, आइन के साथ खड़े होंगे? बादिउल नज़र में तो कल रात आइन उन्होंने सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो आइनी माहिरीन आप जैसे साहिब इल्म फरमाते थे। देखिए भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया तो फिर रात को एक डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और रात को फिर अदालतें खुल गई उसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, जिसके ऊपर बाद तनकीद भी हुई कि अगर तौहीन अदालत हो जाती तो आप फिर एक्शन लेते। यहाँ तो तौहीन अदालत सिर्फ नहीं हुई, यहाँ तो आइन मुअत्तल कर दिया है, यहाँ तो गद्दारी हो गई है, यहाँ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और लगता है। मुझे ये बताएं कि आज के इस एक्शन के बाद हम जनरल ज़ियाउल हक का जो 90 दिन का इलेक्शन का वादा था, और 11 साल तक नहीं हुए इलेक्शन, अगर हुए तो दूसरे लंगड़े बीच में,
गैर जमाती, और इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 को किया था या 99 को किया था, 98 या 99 को, कौन सा साल था मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो 12 अक्टूबर का उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, उसमें और आज में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये फ़र्क है कि ये सिविलियन मार्शल लॉ इसको कहेंगे और वो डिक्टेटरशिप और यूनिफॉर्म में मार्शल लॉ था। फ़र्क तो सिर्फ इतना ही बाकी रह गया है। अगर आज इलेक्शन 90 डेज में नहीं कराना जो आइन का तकाजा है, तो क्या ये 8 अक्टूबर 2023 को भी इस बात की गारंटी है कि वो इलेक्शन हो जाएगा? वो तो फिर जब चाहे इलेक्शन कराएं, फिर 10 साल के लिए बैठे रहें, 9 साल के लिए बैठे रहें, फिर ये सारा ड्रामा हमें बंद कर देना चाहिए। तमाम असम्बलियाँ ख़त्म कर दें और नॉमिनेटेड 4 बंदे बिठा दें सूबों में और एक फेडरल में, और 4 बंदों के मिनिस्टर्स हों और वो इस हुकूमत को चलाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन होगा। इस आइन के होते हुए, इस सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, इस आज़ाद अदलिया के होते हुए, मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन होगा। हम मुकल्ला बिरादरी सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मैं मेरी गुजारिश के साथ खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपके नज़र में एज आइनी माहिर, जिस तरह ये कल आइन सस्पेंड किया गया, किस किस पे तौहीन अदालत लग सकती है? ये करना तो अदालतों का काम है। एज आइनी माहिर आप जरा रहनुमाई करें हमारी, कौन कौन इसकी जद में आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान जिन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं, और उसके साथ बैठने वाले हमारे जो मौसूफ प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जिसकी सरबराही में ये कैबिनेट फैसले करने जा रही है या कर रही है, और उसके साथ साथ वजीर क्या नाम है दाखिला और वजीर दिफा और सेक्रेटरी कंसर्न, इन सब के खिलाफ तो इन अदालत तो मिनिमम कम से कम ये वो एक्शन है कि जो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या हो सकता है। और उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व और मुलव्वस हैं, आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। ज़ाहिर है उसके लिए कंप्लेंट फाइल होगी, और कंप्लेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डायरेक्शन दे सकती है। वो आज होती है, कल होती है, 6 महीने बाद होती है, 8 महीने बाद होती है, लेकिन ये आइन की मुअत्तली है, आइन की सस्पेंशन है, ये आइन को एब्रोगेट करने के मुतरादिफ है, और उस पर मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह खामोश बैठेगी या इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अगर ये इसी तरह अननोटिस जाता है, जैसे हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, एक बड़ी अपेरेंट जो होती हैं काविशें सामने खड़े होकर तौहीन अदालत की, जो हमारे लिए अनथिंकेबल हैं, वो अभी तक उन पर कोई नोटिस अभी नहीं हो पाया, तो फिर हम ये समझ लें कि प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी ये प्रीमेच्योर है टू से समथिंग, इस तरह कह देना। तो अगर इस तरह हुआ तो फिर वाकई अगर हम सब मिलके आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके, तो इट विल बी प्रिज्यूम कि ये आइन हेल्ड इन अबेयंस है या मुअत्तल है, या इसके जो अल्फाज भी आपने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे दुरुस्त तस्वर होंगे, बशर्ते कि हम अभी इसको प्रीमेच्योर तस्वर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल इस पर एक्शन भी लेगी, और इलेक्शन, मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन इसी वक्त में होगा, इसी शेड्यूल के मुताबिक होगा, और इसी तरह ही होगा। और इन सारे ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, और जिस तरह ये मुल्क को जिस तरीके से चला रहे हैं, और जिस तरह आइन की बेतौकीरी ये कर रहे हैं, और मुज़ाहका खेज किस्म का ये जो कल का आर्डर हुआ है, ये एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, मेरी ये राय है। मैं होप रखता हूँ। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको याद हो, परवेज़ मुशर्रफ ने जो पहली तकरीर की थी टेक ओवर के बाद, तो उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आइन मौजूद है बट इट्स बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। तो मैंने कहा ये इसी तरह की एक सिमिलर सिचुएशन शायद बनती चली जा रही है। बहरहाल आपका ये कहना है कि नहीं होगा। ये मुझे बताएं कि आपकी बार जो है, और जो बार्स हैं उसमें बारों में अब पीटीआई की भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, तो हाउ डू दे, कैसे वो समझ इसको, क्या आप पॉलिटिकली भी टेकअप करेंगे? क्योंकि बारों की बहुत लड़ाई लड़ी है, इन्होंने बड़ी मार खाई है जुडिशरी की लड़ाई में। देखें, हम जो बार एसोसिएशंस के लोग हैं, हमारा देखें सब पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे लोग शामिल हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई गरज नहीं। नंबर 1 कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमने वो तहरीक चलाई थी, और हमारे लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, माशी हमारा कत्ल हुआ, जिस तरह के हालात हमने गुजारे मुशर्रफ के ज़माने में हमने गुजारे, और उसके नतीजे में एक आज़ाद अदलिया का वजूद लाने में हम कामयाब हो गए। और आज भी हम इसी नारे के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया। आज तीनों के ऊपर हर्फ आ गया है।
आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल करने जा रहे हैं, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इस वक्त, और जो आज़ाद अदलिया है उसके ऊपर जिस तरह हमले कर रहे हैं ये माफियाज, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, इनको माफियाज कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो ये जो मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक तो आपने फरमाया जिस तरह कल पार्लियामेंट में अदलिया पर हमले किए गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 2 साबिक चीफ जस्टिस और हादर सर्विस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तस्वीरें चलाई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। चलो पंजाब के इलेक्शन अनाउंस प्रेसिडेंट साहब ने किए, उसे बाद में इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, केपी के तो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुए, तो हमें तो कोई तौहीन अदालत नजर ही नहीं आ रही दूर दूर तक, तो कब करेंगे? केपीके के गवर्नर के मुतालिक देखें, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है अपने पैराग्राफ 13 में, अगर आप देखें उसमें लिख दिया है कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है उस गवर्नर ने। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं उस जजमेंट के अंदर, पैराग्राफ 13 के आखिर में आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि ये पहले एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दे दिया कि अब आप डेट दें। ये 1 मार्च का ये फैसला है, और उसके बाद इन्होंने जो डेट दी थी वो डेट 28 मई की दी थी, वो भी गलत थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ थी, और फिर उसको वापस ले लिया। मेरा ख्याल है अब ये दोनों चूंकि मैटर्स दोनों इकट्ठे टेकअप हो गए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे अमल दरामद भी कराएगी, तौहीन अदालत भी करेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और जो आपकी जो ऑप्टिमिज्म है अल्लाह करे ऐसे ही हो। एक ब्रेक है, और बहुत शुक्रिया शहन साहब, आपने रोशनी डाली। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ अली अफजल साई होंगे, जो मुस्लिम PTI के रहनुमा हैं, उनसे कुछ अहम गुफ्तगू होगी, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। अली अफजल साई साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट पंजाब में रहे और हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच अली अफजल साई साहब। हजूर ये फरमाइए कि ये कुछ हम ऐसे देख रहे हैं, बड़ा अनथिंकेबल था। वैसे तो हमने बड़े बड़े मार्शल लॉ भी भुगते हैं, 2-3 मार्शल लॉ तो मुझे याद हैं, इवन अयूब खान का भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये फिर क्या कुछ सिविलियन ये जो हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया, इसके हवाले से आपका क्या टेक है, और आपकी पार्टी का अब तक क्या, आपकी लीडरशिप ने इस हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से आपको कहा गया है? जनाब अली अफजल साई साहब। देखें, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। इस तरह तो बदतरीन आमदियत में नहीं हुआ, इतनी ब्लेटेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। इसमें हमने देखना यह है कि सबसे पहले तो आइन क्या कहता है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन से आप इलेक्शन आगे लेके ही नहीं जा सकते। फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से PDM की B टीम बन के और इलेक्शन को डिले करने की साजिश करता रहा, जिसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में गए। फिर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद तक भी इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं लगा इलेक्शन कराने में। अच्छा, अब हो क्या रहा है इसमें? हो ये रहा है कि ये सारे इदारे जो हैं, सारे इदारे, रियासती इदारे जिनका काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रह के काम करना है, वो सारे रियासती इदारे और रियासती मशीनरी सिर्फ एक कोशिश में लगी है कि किसी तरह से इलेक्शन को डिले किया जाए। अब इलेक्शन को डिले क्यों करना है? इलेक्शन को डिले इसलिए करना है क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं, घबरा गए हैं। इमरान खान साहब ने जो रैली निकाली है, इमरान खान साहब जिस तरह से क्राउड्स पुल कर रहे हैं, सो ये उससे खौफजदा हो गए और इलेक्शन में इनको अपनी शिकस्त जो है वो यकीनी नज़र आ रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आ गया, मैं समझता हूँ कि जी उसके बाद किसी किस्म का इबहम नहीं रह गया, और उसके बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहेगी कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल तक हो। और कल जिस तरह से ये किया गया, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश की गई। पहले अदलिया को बदनाम किया गया, अदलिया पे कीचड़ उछाला गया, और अदलिया को मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट में लेके आए, और फिर ये जो कल की रात थी उस दिन जो है वो शब खून मारा गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, अदालत के हुक्म पे, और उसके बाद ये इलेक्शन डिले करने का। अब देखें, ये मुज़ेका खेज़ बात ये है कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहता रहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा मैंडेट ही नहीं है कि डेट हम दें, डेट तो गवर्नर ने देनी है। तो कल कैसे इन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दे दी? सो ये इनकी मेलाफाइडी है और सरफेस पे नज़र आ रही है।
और पूरी कौम को नजर आ रही है। अली साहब, गुजारिश ये है कि मुझे याद है जब आपकी हुकूमत थी तो आप खुद कह रहे थे कि फलां बंदे ने करप्शन किया अपनी हुकूमत के दौरान, तो अब मौजूदा हुकूमत कभी आपको नैब बुलाती है, कभी एंटी करप्शन बुलाती है, और कभी इताअत तारड़ साहब कहते हैं आप जज साहबान को फ़ोन करते हैं। ये मामला है कि आपसे इतने सीख पा क्यों आप पूरे नून लीग वाले साहबान? ये भट्टी साहब, ये जो नैब और एंटी करप्शन बुलाती है, मैं समझता हूँ ये तो तमगे हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन लोगों ने मेरे साथ सर्व किया वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नीट और क्लीन आदमी हूँ और मेरे पे किसी किस्म का ये जो करप्शन का इल्ज़ाम है, देखें मैंने तो इस पर एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे पे 2 इल्ज़ाम लगाते हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए। ये असल में ख़ुद क्योंकि इनकी हैसियत औकात ये है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे तो आज के दौर में ये छोटे से छोटा अफसर ना ले। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास इख्तियार क्या है, कभी रूल्स ऑफ बिज़नेस तो पढ़े ना। ये बिल्कुल इनकी वो कोई आशनाई नहीं है किताबों के साथ, कवानीन के साथ, ताकि अगर ये कोई किताब पढ़ें, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ें पंजाब के, तो इनको पता चले कि मिनिस्टर तो एक क्लर्क का तबादला नहीं कर सकता। सो अगर मैं तबादला ही नहीं कर सकता तो मैं तबादलों के पैसे कैसे ले सकता हूँ। दूसरी बात यह कि सड़कों के वो ठेकों में वो उसकी बात करते हैं, और मैं कोई कानूनी ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ता। देखें कानून के मुताबिक तो इन्होंने 35 साल करप्शन करते रहे, तो कवानीन भी आपके सामने है, अदालती मामलात भी आपके सामने है, कितनी को इनको सजाएं होगी। मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड लेके ये बात करता हूँ कि अगर सिर्फ यही कभी साबित हो जाए कि मैंने कभी अपने किसी एससी को, अपने मातहत अफसर को कभी फ़ोन ही किया हो, यानी फ़ोन करके और फिर ठेका देने का कहना तो एक अगली बात है ना। मैं कहता हूं अगर मैंने किसी भी मामले में उन्हें फ़ोन किया हो तो मैं समझूंगा मैं जुर्मवार, कसूरवार हूं। और मेरे दौर में रिकॉर्ड हमने तो जो मेरे हल्के में ठेके हुए, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा वज़ीर दाखिला असेंबली के जॉइंट सेशन में बैठ के झूठ बोल रहा था और पगड़ियाँ उछाल रहा था। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, ये किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे और क्या जवाब देंगे। इनको भी पता है कि मैं नीट एंड क्लीन आदमी हूं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी मैं भट्टी साहब इसको प्लीज अगर मुझे इजाजत दें मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे दौर में मेरे हल्के की जो सड़कें बनी हैं, जो लोग समझदार हैं उनको ये पता है, ये और ये रिकॉर्ड की चीज है। ये हुकूमत में बैठे हैं, रिकॉर्ड ले आए और तरदीद कर दें, कह दें कि अली अफजल साई झूठ बोल रहे हैं। मेरे हल्के में 22% बिलो पे जो है वो टेंडर हुए हैं। अब करप्शन करनी है तो करप्शन करनी है, आपने अबव पे जाना है, जो एस्टिमेटेड प्राइस है आपने उससे ऊपर जाना है और अपना कमीशन लेना है। मैंने तो 22% बिलो पे इंश्योर करवाए टेंडर के फेयर कंपटीशन हो। तो ये कैसी करप्शन है कि किसी को आप कहें कि भाई जो एस्टिमेटेड प्राइस है उससे 22% बिलो जाओ और फिर मुझे भी हिस्सा दो। तो इस करप्शन की तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये वाली करप्शन तो आपको इनकरेज करनी चाहिए कि सारे वजीर करें। मेरे दौर में रिकॉर्ड सेविंग्स हुई हैं, मेरे दौर में जो ठेकेदार हैं उनकी चीखें निकली हैं। एक और भी रिकॉर्ड है मेरे डिपार्टमेंट का, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था कि मेरे डिपार्टमेंट में जो ठेके 4 से 4.5% के दरमियान रहे, ये 27 ठेके थे जिनकी टोटल मालियत अराउंड 20 अरब रुपया बनती है। सो इन 27 की 27 कंपनीज ने वॉलंटरली ये एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि जी हमारी गैरत जाग गई है, मुल्क की हालात का ये तकाजा है कि हम ये टेंडर जो है जीतने के बाद 4-4.25% ऊपर पे जीतने के बाद ये पैसा कौमी खजाने में वापस कराते हैं। सो ये तो पंजाब की तारीख में आज से पहले नहीं हुआ, आइंदा भी कभी नहीं होगा। ये तो बजाय इसके गुजारिश है कि आपके, मुझे कुछ ब्यूरोक्रेसी ने भी बताया कि आपकी रेपुटेशन बड़ी साफ सुथरी थी, लेकिन इसके बावजूद चलो अपोजिशन तो नाम लगाती है, लेकिन अताअत तारड़ साहब कहते हैं जब इमरान खान गए, आप भी अदालत गए, आपने फलां जज साहब को फ़ोन किया। ये क्यों टारगेट खसूसन ये इशू क्यों उछाला जा रहा है आपके बारे में? भट्ट साहब, हाँ भट्ट साहब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखें, PMLN ने अपना सबसे बेशरम और झूठा आदमी ढूंढा और वो अताअत तारड़ की सूरत में उनको मिला और उसको ले आए कि ये झूठ बोलता रहे टीवी पे। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी मैं उस दिन सेशन कोर्ट में चला गया। तो भाई मैं वकील हूँ, तो वकील जो है वो कोर्ट में ही जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा वकील?
मैं इसकी तरह सिर्फ काला कोट और पहन के तो नहीं बैठा होता। मैं तो आपको हर वकील, और मैं कोई वाहिद किसी जज का या चीफ जस्टिस का रिश्तेदार हूं जो वकालत के पेशे से मुंसलिक है और कोर्ट में जाता है, तो मैं इसको भी बताना चाहता हूं कि अगर तुम वकील हो तो तुम अदालतों में बैठो, तुम नवाज शरीफ के कदमों में ना बैठो। सो मैं अगर अदालत फिर कहता है प्रेशर आ गया अदालत पे, क्योंकि जब चीफ जस्टिस का जो दामाद है वो कोर्ट में जाएगा तो जज अंडर प्रेशर आएगा। इसको ये भी बता दूं इस नालायक वकील को कि मैं इस्लामाबाद की कोर्ट में गया था और मैं अकेला छुप के नहीं गया था, कोर्ट के अंदर बैठा था। एटीसी की कोर्ट के अंदर जो है वो कैमरास लगे होते हैं। मेरे साथ ये पीटीआई के बाकी लीडरान भी मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, आतिफ खान साहब मौजूद थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है या जो एटीसी कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ताबे नहीं है। तो क्या मेरा उस पे प्रेशर था या वो था? जज का रिश्तेदार होना तो बुरी बात नहीं। हमारे काजी सईद साहब जो हमारे एंकर हैं, इनके बड़े भाई माशाल्लाह एक अरसा दराज सुप्रीम कोर्ट के और जज रहे हैं। जज साहब के रिश्तेदार होना तो बुरी बात। तारड़ साहब के वाला साहब की तो खुद बड़ी शोहरत अजीब सी है। वो क्या था, कैसा ब्रीफ केस वाला मामला? अजीब सी ब्रीफ केस की मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं। हाँ एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि पूरी पीएमएलएन में कोई एक इनको साफ आदमी नहीं मिला जो अली अफजल साई पे इल्जाम लगाए, क्योंकि जो जी शऊर समझदार गैरतमंद आदमी है वो कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा। सो इन्होंने ढूंढा कौन? ढूंढा इन्होंने रफीक तारड़ का पोता। अब रफीक तारड़ साहब की जो खिदमात रही हैं वो आपके सामने। रफीक तारड़ साहब ने क्या किया? उसने ब्रीफ केस तकसीम किए और नवाज शरीफ की पसंद के फैसले करवाए। आज उसका पोता, अल्लाह के शान देखें कि ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है और किस मुंह से लगा रहा है, पक्का मुंह बना के ये झूठ बोलता है। देखें, एक वजह ये है कि अतात साहब हमारे साथ हैं नहीं, इधर मौजूद नहीं है, हम उनको बुला के आपके आमने सामने बात करेंगे। साहब एक सबसे गुजारिश ये है कि मरियम नहीं, मैं थर्ड क्लास आदमी के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहूंगा। मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। आपका सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो जब देखते हैं कि कोई अदालत के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो फिर ये, क्योंकि सियासतदान एक इजी टारगेट होता है, तो फिर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखिए बट साहब, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। मैं बात थोड़ा सा और आसान कर ले तो मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले साबिक चीफ जस्टिस साहबान के बारे में भी बड़े सख्त अल्फाज किए और दो ऑनरेबल काबिल एहतराम मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन साहब के बारे में भी। तो क्या ये प्रेशर डालकर अदलिया को अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? अदलिया तो माशाल्लाह इस वक्त इंडिपेंडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इसी चीज की तकलीफ है ना। तकलीफ ये है कि रफीक तारड़ साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद होते तो फिर ब्रीफ केस दे के, ब्रीफ केसों का सहारा लेके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते। तकलीफ ये है कि वो जज साहिबान जो फ़ोन पे इनके एक फ़ोन पे फैसले दिया करते थे वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये इनकी ऑडियोज़ मैंने तो लीक नहीं करवाई थी, जो जजेस को फैसले डिक्टेट करते थे। मेरे पीछे सारी एजेंसियाँ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हैं वो लगाई हुई हैं ना, तो मेरी तो कोई ऑडियो लीक नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो कोई, देखें जो इल्ज़ाम भी लगता है, फैसलाबाद के ठेकेदारों को मजबूर करके कहते हैं कि जी कहो कि अली साई को करप्शन के पैसे दिए हैं। वही ठेकेदार बयाने अल्फी जमा करवाते हैं कि अली साई एक टेडी पैसे का रवादार नहीं है, एक चाय के कप का रवादार। अली अफजल साहब, ये बात आगे मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं आपसे। आप फैसलाबाद में हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, वजीर भी रह चुके हैं। ये फरमाइए कि ये हमारा मैनचेस्टर था, वहाँ पे 70 लाख जो वो आज ये एप्टमा ने कहा है स्टेट बैंकों के 70 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। ये जो कॉटन का क्राइसिस आया, क्या हालात है वहाँ पे, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और पीटीआई की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? काजी साहब, पोजीशन और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। 70 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। यही फैसलाबाद था जहाँ पे आपको मजदूर नहीं मिलते थे मिल्स में। आज ये हालत है कि वहाँ पे फाके हो रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? हमारे दौर में जो है वो ग्रोथ रेट 6.1% पे था, ये 0 पे ले आए हैं ग्रोथ रेट। तो अभी क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है वो 45%, और ये वो फिगर्स हैं जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर आप असल में देखा जाए तो शायद ये 60% पे है।
अब 60 मतलब आपकी रियल इनकम कम हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जो यानी एग्जिस्टिंग पैसे थे, जो रियल परचेजिंग पावर है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो उतने ही पैसे अगर जो आज से आपके पास साल पहले थे, अब अगर वो हों तो उनसे कम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। सो इतनी बुरी हालत है। स्टॉक मार्केट की आप हालत देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें। सो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है इकोनॉमिकली ये मुल्क तकरीबन कोलैप्स कर चुका है। और वजह क्या है कि तरजीहात क्या हैं? तरजीहात ये हैं कि इमरान खान पे मुकदमे बना दो, तरजीहात ये हैं कि जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है उस पर मुकदमे बना दो, तरजीहात ये हैं कि लॉयल्टी चेंज करवाई जाए, तरजीहात ये हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए, तरजीहात ये हैं कि अवाम की जो पसंद की हुकूमत है उसको मारज़ वजूद में ना आने दिया जाए। तो फिर इसी तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। तरजीहात ये हैं कि एक बंदा जो जेल में पकड़े उस पर अरे सर, कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त कहते हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दो, आपके मुकदमा खत्म हो जाएंगे, लूटमार जो मर्जी करो। क्या आप पर भी कोई इस किस्म का दबाव डालने की कोशिश की गई है? बिल्कुल बिल्कुल यही डाला जा रहा है। और मैं इस झूठे तारड़ को ये बताना चाहता हूं कि मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में आ जाऊं। सो मैं बड़ा वाजे कर दूं कि देखें, हम एक सोच और एक नजरिए के साथ खड़े हैं, हम एक शख्सियत के साथ नहीं खड़े। खान साहब ने क्या गलती की है या क्या गलत बात की है या क्या, देखें एक बंदे ने हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया हमें, एक बंदा जो है वो नमूसे रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हजूर की नामूस का पहरा देता है। कैसे छोड़ दूं इस बंदे को और क्यों दुनियावी लालच के लिए छोड़ दूं? सो बिल्कुल वाज़े आपके चैनल के थ्रू भी पैगाम देता हूं कि इंशाल्लाह डट के खड़ा हूं मैं इमरान खान के साथ। किसी किस्म की धौंस धांधली धमकी में मैं नहीं आने वाला और जितने दिल करता है मेरे पे मुकदमात बनाएं, इंशाल्लाह मर्दों की तरह फेस करूंगा मैं इन मुकदमात। अली अफजल साहिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कुछ बातें ऐसी भी हुई जिसके लिए हमारे लफ्ज़ हमारे यहाँ मुस्तामिल नहीं है। एक ब्रेक है बड़ी साहब, सब 30 सेकंड तारड़ सब नहीं है, उनके लिए जीएनएन का प्लेटफॉर्म हाजिर है और हम जब चाहे अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हमने मोहतरम गैस साहब से गुजारिश की, उनकी राय थी, लेकिन तारड़ साहब जब चाहे इस प्रोग्राम में आ सकते। बिल्कुल, हम उनका मौक़िफ़ जो है हम बयान कर देंगे। ब्रेक है और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कुछ और ख़बरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। और ये ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है, इसको क्यों नहीं सीरियसली टेकअप किया जाता? ये तो अब एक पूरी इंडस्ट्री सी बन गई है। पर एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अभी एक मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। हमारे वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब, उनका एक बात की है कि अगर ये वीडियोज़ गलत साबित हों तो चेक करा लें, गलत साबित हों या सही साबित हों। मेरा सवाल तो एक है कि जो मैं हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, एजेंसियों को मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अगर किसी की स्पाइंग करनी हो, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है या जो हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, वो बात तो समझ में आती है। वगरना ये हमारे तमाम जो माहिरीन हैं कानून के, वो ये कह चुके हैं कि किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना, उसकी बातें सुनना, इन इट सेल्फ जुर्म है। वो अगला जुर्म तो बाद में हुआ है, या जो मैं आप बोले थे वो तो एक जुर्म, हमने मिलकर कोई जुर्म करना था और हम आपस में बोले। इससे पहले एक जुर्म क्या हुआ कि मेरी और आपकी जो जाती गुफ्तगू है वो किसी ने रिकॉर्ड कर ली। तो ये इस पे क्या कुछ सजा नहीं होनी चाहिए? काजी साहब, गुजारिश है कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है बज़ाहिर बादिउल नज़र में कि ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कराई है। वो कहते हैं अगर गलत साबित हो तो हमें सजा दे देना। पहले राना साहब ये तो बताए ये रिकॉर्डिंग की किसने? रिकॉर्डिंग करना ही जुर्म है, ये जुर्म का इतराफ़ करें। कादी साहब कह रहे हैं ना रिकॉर्डिंग गलत साबित हो, फिर राना साहब ये अखलाकी जुर्रत करें कि मैंने रिकॉर्ड करवाई है, मेरे मुताबिक कोई इदारा था या मेरी मर्जी से हुई है, तो उसके बाद अगला स्टेप होगा। पहले ये तो पता चले ये ऑडियो वीडियो का गंदा खेल का डायरेक्टर है कौन। हर दफ़ा इनके पास ही वीडियो ऑडियो लग जाती है। नहीं, अच्छा, इसमें मैंने एक जज साहब से पूछा, या हमारे प्रोग्राम पे आए थे। बात यह है कि ये एविडेंस कैसे पेश होता है? जज साहब, अगर ये केस जिस तरह मरियम साहिबा ने ऑडियो अरशद मरहूम साहब की दिखाई थी, उनका ये आ जाए अदालत में, उन्होंने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह क्या है? जब आप अदालत में जाएंगे तो आप एविडेंस पेश करेंगे कि ये इस मशीन पे बनी, ये बनाने वाला था, और उसको पेश किया जाए। मतलब अदालत ने तो एविडेंस सामने रख के फैसला करना है ना। आप अगर ये ऑडियोज वीडियोज बिल्कुल असली हैं, इनको ले जाएं अदालत में, इसका जो डायरेक्टर है
जो मतलब जिस तरह फिल्म का डायरेक्टर होता है, जिसने हीर रांझा बनाई है, जिसने, वो उस डायरेक्टर साहब को और कैमरामैन को बुलाए, वो कहाँ पहुंचे, जिस जगह उन्होंने बनाई वहां जाना कानूनी तौर पर वो जा सकते थे वहां पे या नहीं जा सकते? भाई साहब देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके ड्राइंग रूम में कोई कैद से घुस सकता है। ये जो मुबैना राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है ना, ये फिल्म पहला ही शो फ्लॉप हो गया, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा के लिए रखा है। आपने बहुत माकूल बात की, सारे एविडेंस ले जाए कि जनाब ये हमने खुद रिकॉर्ड की, हमारे जज क्या बातें करते हैं, हमारे साफी क्या करते हैं, सियासतदान क्या करते हैं, इन सबको फाय लगाने के लिए हमने ये वीडियो की है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा भी जो पैकेज हम टीवी पे देते हैं आधे घंटे का होता है, 1.5 मिनट का निकालते हैं, तो ये सुबह अदालत में चले सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ये बहुत मुनासिब बात की है राना साहब। आई एम 100 करोड़, मेरी कोई औकात नहीं है वैसे आपकी बराबरी की, मगर मैं करोड़% आपको सपोर्ट करता हूं। इसको साबित करें, अदालत में लेके जाएं, ये जिसने रिकॉर्ड की है वो कौन था, उसकी अथोराइजेशन थी उस जगह पर मौजूद होने की या नहीं थी, ये सारा ले आए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। मैं अर्ज करने लगा हूं, आप फंस गए। अब अच्छा, क्यों? आपने को पता ही नहीं, राना सनाउल्लाह बहुत कद्दावर शख्सियत है, जो आपने चैलेंज कर दिया ना, तारीफ करूंगा। राना सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून निकाल दे, अब ये सुप्रीम कोर्ट ये ऑडियो जरूर लेके जाएगा। ओ ये बात के कोल के इतने पक्के है कि बम गिर जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, आसमान गिर जाए। अब आपने चैलेंज कर दिया ना, राना सनाउल्लाह साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी ये सारी ऑडियो वीडियो ना लेकर गए तो मैं आपको चाय का कप जुर्माना दूंगा। आपको पता नहीं आपने किसको चैलेंज किया है? मैं उनकी जो शेर की आमद है कि कांप रहा है। अब आपने उन्हें कह दिया भुगतो। मैं तो कहता राना साहब नहीं रुक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मरियम साहिबा को कहा गया था, और मरियम साहब की भी ऑडियो लेके जाएंगे, मुझे राना साहब को पता है मलिक साहब जो वीडियो थी। अच्छा, उसके बाद बड़ी साहब एक और भी खबर है, और वो ये है कि ये जब हमारे, अच्छा ये राना साहब अगर ये ऑडियो वीडियो सारी जो भी आज तक इन्होंने लीक की है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, फिर चाय का जुर्माना आपको हो गया ना, ये तस्लीम करें लोगों के सामने। भाई साहब फिर चाय पिलाएंगे मुझे? मैं ज़रूर आपको चाय पिलाऊंगा, लेकिन बड़ी साहब बात मैं अब ज़रा अगली स्टोरी में आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अहमद मीर, मेरे तो यार बचपन के दोस्त हैं और हमारे फैमिली रिलेशनशिप भी हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने जो है जनाब बाजवा साहब के हवाले से कोई बात की है कि वो मार्शल लॉ लगाने की बात कर रहे थे। मैं एक सवाल करता हूँ, और फिर अहमद मीर साहब ने लिख दिया और जंग जैसे अखबार में ये छप गई है, इसलिए हमारे तो पर जलते हैं, हम तो डरते डरते बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप हाईएस्ट ऑफिसर्स जो भी हैं वहाँ से जब आप रिटायर होते हैं, बहुत से राज आपके सीने में होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो क्या ज़रूरत है अपने आप को उन तमाम गुफ्तगू का? जो लिखा है ना, पढ़े नहीं तो 5000 बंदे को भी लटकाऊंगा, असद उमर फलां को उठवाना चाहूँगा। ये बयान जो काला मोहतरम अहमद मीर साहब हमारे भी बिल्कुल प्यारे दोस्त हैं, ये तो बज़ाहिर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ चार्जशीट है। उन्होंने कहा बार सलाह लगा दूँ, यानी कि आइन तोड़ दूंगा। उसको इजहार कर दिया उसका। एक होता है लड़ाई से पहले ललकारा, ओए छड्डा का नहीं हो चौधरी नसीना, धमकी जिसे कहते हैं, ये तो धमकी उन्होंने दे दी। नहीं देखिए, मैं ये इस पे मैं कोई कानूनी वर्ड नहीं, उन्होंने जो कॉलम लिखा है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा भाई। मैं एक बात करता हूं, जब तक क्राइम कमिट नहीं होता, देखें ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि क्राइम कमिट हुआ है। धमकी क्या होता है? कादी साहब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। उन्होंने कहा, उसने कहा मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। उसमें थाने में एक दरखास्त होती है और हमें बेगुनाह उन्हें फड़ के ले आते हैं, जिन्हें 506 में आपको धमकी मसला होती है 506। आइन में इसकी गुंजाइश है। मैं नहीं कह रहा, अहमद मीर साहब जैसे साहिब इल्म और जंग अखबार उसको चला रहा है। ये बताए याद रहा काजी साहब को, देख अंदरा मुझे क्या है, इन्होंने खास कर स्पेशली लफ्ज़ क्या कहा है? मैं अभी निकाल नहीं भाटी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे इनके बड़े आपस में क्लोज रिलेशनशिप भी हैं। जब अहमद मीर साहब के बेटे की शादी थी तो जनरल साहब उस वक्त सर्विंग यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ये वहाँ अटेंड भी उन्होंने की। हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, नहायत अदब एहतराम का मुकाम है कमरजीत बाजवा साहब का। पहले जवेद चोई साहब ने कॉलम लिखा, फिर अहमद मीर साहब ने लिखा, फिर शाहिद मेतला साहब ने भी। ये दो बंदे, शाहिद मेतला साहब ने ऑनरेबल काबिल एहतराम है। अगर ये गलत है तो कोई क्यों नहीं अदालत में जा रहा?
भाई साहब थोड़ा सा मैं तो ये कह रहा हूँ यार, आपकी इकोनॉमी जो है वो एक खाई के धाने पे खड़ी है, क्या बहसें कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई साहब ये बातें तो बड़ी र्यूमर रही, मैं इसको सच नहीं कहता, क्योंकि मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मार्शल लगा दूंगा। ये मार्शल लगा देते तो फिर तो जब मुशर्रफ के बाद तो फैसला के जो आइन तोड़ेगा उसकी सजा बड़ी सख्त है। खैर तो आइन तो बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं परवाह की, वो 30 अप्रैल का इलेक्शन था, उन्होंने कहा अक्टूबर में कराऊंगा, वो भी मेरी मर्जी। मैं ये कहता हूँ कि एक तो रूल ऑफ लॉ जो है वो क्यों इस तरह डिवेंडल होता चला जा रहा है हमारा, और क्यों इस तरीके से जो है वो। अच्छा बड़ी साहब, अब आ जाते हैं हम जो मैशत पे हम बात करते होते हैं, 2% शरह सूद बढ़ाने, ये बहुत लीथल होती है शरह सूद। इसमें एक तो बड़ी साहब ये होता है कि जब आप शरह सूद बुलंद कर देते हैं तो जो कारोबार बारो करते हैं बैंक से, बारो करके वहाँ कमा के फिर वो सूद देते हैं बैंक्स को, तो जब आप शरह सूद ऊपर कर देते हैं तो बारोइंग नहीं होती, लोग जो हैं वो बैंक में पैसे रख के तो सूद खाते रहते हैं, कारोबार जो है वो ठप होकर नीचे चला जाता है। ये बड़ा लीथल हो गया है और मुझे समझ नहीं आती कि डार साहब आपने तो हमें बहुत कहा था कि इस मैशत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, IMF आपसे ज़्यादा कोई IMF को नहीं जानता। मेरी जो इतलात हैं, जो मैं 2-3 माहिरीन मैशत से मेरी बात हुई है कि इस बार वो समझ नहीं आ रही कि वो हमें इतनी आम ट्विस्टिंग हमारी क्यों कर रहे हैं। भाई साहब ये बादिउल नज़र में कोई स्क्रिप्ट लगता है, 20 पैसे पहले है शरह सूद 20%, अब 22-23% हो जाएगी। मैं तो खैर वैसे सूद के ख़िलाफ़ हूँ, सूद की 70 सज़ाएँ अल्लाह बादशाह ने जो मुकर्रर किया, और अल्लाह अपने प्यारे महबूब आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए मेरे महबूब कह दो मेरी इनसे खुली जंग है। तो मैं तो इसके 1% भी वो तो ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन काजी साहब आप ही ने हमने मैसेज दिया था, इसहाक डार साहब बहुत समझदार हैं, इकानमी को बहुत समझते हैं, आएंगे 178 पे डॉलर आ जाएगा। बड़ी साहब मुझे एक क्लोजिंग करनी है, मगर मुझे एक चीज़ बतानी है। आज 23 मार्च से करारदाद मकासद का दिन था, हम अपने मकासद पे पूरे थे, मगर आज 23 मार्च को 1931 को यहाँ पे लाहौर में एक फांसी भी लगी थी भगत सिंह का, उसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। आज मैंने उसका ख़त पढ़ा जो डेथ सेल से उसने छोटे भाई को लिखा था, आज मैंने उसका देखा और मैं सोच रहा था क्या बड़े लोग थे, क्या बड़ी लड़ाइयाँ थी, क्या बड़े नज़रियात थे, क्या छोटी लड़ाइयाँ हैं, क्या छोटे लोग हैं, क्या छोटे नज़रियात हैं। अल्लाह हमें बेहतर की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।